हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से विकास सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का ज्योग्राफी और हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यह कल्पना की जाए कि आज जहां हम खड़े हैं वो जमीन हमेशा से यहां थी ही नहीं, तो कैसा लगेगा। आज के इस अध्ययन सत्र का मिशन महज कुछ भौगोलिक तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि पृथ्वी के उस महाकाव्य को डिकोड करना है जहां विशाल भूखंड महासागरों को पार करते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए बिना देरी किए अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। इसने पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। हाँ, इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि गोंडवाना लैंड असल में उस प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट मतलब उस विशाल महाद्वीप का दक्षिणी भाग था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। अच्छा, मतलब जो भारत आज उत्तरी गोलार्ध में है वो कभी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था। एकदम सही। और उसी टूट फूट के बाद भारत की जमीन ने अपना आकार लिया। इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 2, जिसमें पूछा गया है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसका उत्तर है 6 प्राकृतिक प्रदेश, जैसे कि उत्तरी पर्वत, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, है ना। हाँ, बिल्कुल। और इनमें जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो उसी गोंडवाना लैंड का सबसे पुराना हिस्सा है। अरे वाह। अब प्रश्न 3 पर आते हैं। इसमें दिया है कि पुराचुंबकीय परिणामों से क्या संकेत मिलता है, और इसका उत्तर है कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर सरका है। पर ये पुराचुंबकत्व काम कैसे करता है? तो देखिए, पत्थर भी अपनी एक मेमोरी रखते हैं। जब धरती के भीतर से लावा बाहर निकलता है तो उसमें लोहे के कण होते हैं। जब वो लावा ठंडा होता है तो वो कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से खुद को सेट कर लेते हैं, बिल्कुल एक कंपस की तरह। अच्छा, तो मतलब चट्टानों के अंदर का वो प्राकृतिक कंपस ये बताता है कि भारत उत्तर की ओर खिसका है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला लॉजिक है। बिल्कुल। और इसी खिसकने की प्रक्रिया में काफी उथल-पुथल हुई। तो चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या पश्चिमी तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ है, और इसका सही उत्तर है कि ये कथन असत्य है। हाँ, क्योंकि पश्चिमी तट नदियों की मिट्टी से नहीं बल्कि भूमि के अवतलन या यूं कहें कि जमीन के नीचे धंसने से बना है। जब टक्कर हुई तो पश्चिमी किनारा टूटकर अरब सागर में धंस गया। समझ गया। और हाँ, यहाँ एक अतिरिक्त तथ्य ये भी है कि भारत में 98% कोयला उन्हीं प्राचीन गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। सही कहा आपने। अब प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? उत्तर है गोंडवाना। लेकिन अभी तो हमने कहा कि ये बहुत पुरानी है। हाँ, ये एक बहुत ही सामान्य कंफ्यूजन है। भूविज्ञान में नवीनतम का मतलब कल की बात नहीं है। विंध्यान और धारवाड़ चट्टानें तो अरबों साल पुरानी है। उनके मुकाबले गोंडवाना चट्टानें लगभग 250 मिलियन मतलब 25 करोड़ साल पुरानी है, इसलिए तुलनात्मक रूप से ये नई है। अब लॉजिक समझ आया। चलिए मरुस्थलों की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, मरुस्थलों में कौन सा एक मरुस्थल है, और इसका उत्तर है सिंधु क्षेत्र। बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि मरुस्थल मतलब सिर्फ थार की गर्म रेत, लेकिन भारत में थार गर्म मरुस्थल है और लद्दाख ठंडा। और जो पाकिस्तान में सिंधु और चिनाब के बीच का सिंधु क्षेत्र है, वो भी अपनी शुष्कता के कारण मरुस्थल ही माना जाता है। सही है। अब जरा पहाड़ों और नदियों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 7 है, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर है भाबर। ये भाबर क्षेत्र इतना खास क्यों है? ये बहुत ही जादुई सी जगह है। जब नदियां हिमालय से नीचे उतरती हैं तो उनकी गति अचानक कम हो जाती है। वो अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर लाती हैं उन्हें वहीं तलहटी में जमा कर देती हैं। अच्छा, तो इसीलिए पानी उन पत्थरों के नीचे से बहने लगता है और सतह पर नदियां गायब सी हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है पत्थरों के नीचे। अरे वाह। अब पहाड़ों के बनने की बात करते हैं। प्रश्न 8 में पूछा गया है कि हिमालय की समानांतर वलय श्रेणियों में प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, और उत्तर है वृहद हिमालय श्रेणी। हाँ, क्योंकि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो सबसे पहले जो हिस्सा मुड़कर ऊपर उठा वो महान हिमालय था। उसके बाद लघु हिमालय और सबसे आखिर में यानी सबसे नया शिवालिक बना। तो चलिए पहाड़ों के इन्हीं रास्तों की बात करते हुए प्रश्न 9 पर आते हैं।
अटल टनल किस पर्वत श्रेणी को पार करती है? उत्तर है पूर्वी पीर पंजाल। सही। ये तवरब करीब 9.02 किलोमीटर लंबी है और मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इंसान ने भूगोल को कैसे चुनौती दी है, ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। एकदम। और इसी पीर पंजाल से जुड़ा है हमारा प्रश्न 10। कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? उत्तर है वृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। बिल्कुल। ये घाटी करीब 135 किलोमीटर लंबी एक विशाल कटोरे जैसी है, जिसके दोनों तरफ ये ऊंची दीवारें हैं। क्या बात है। अब प्रश्न 11 की तरफ रुख करते हैं। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच है? उत्तर है सतलज और काली नदियों के बीच। लेकिन एक बात बताइए, पहाड़ों को नदियों के हिसाब से क्यों बांटा गया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, कुछ नदियां हिमालय से भी पुरानी है। जब हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, तो इन नदियों ने अपनी जगह नहीं बदली और पहाड़ों को काटकर गहरी खाइयां बना दी। अच्छा। तो इसीलिए भूगोलवेत्ताओं ने सिंधु, सतलुज, काली जैसी नदियों को प्राकृतिक सीमा मान लिया। हाँ, बिल्कुल। जैसे पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच है। बहुत बढ़िया जानकारी है ये। अब प्रश्न 12 देखते हैं। भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? उत्तर है गिरिपद की स्थिति का। मतलब पर्वत के पैरों की स्थिति है ना? जी हाँ, शिवालिक के ठीक दक्षिण में पर्वत की तलहटी को ही गिरिपद कहते हैं। और प्रश्न 13 में है लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? उत्तर है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। बिल्कुल। और इसी को क्रम से लगाने के लिए प्रश्न 14 में पूछा गया है कि हिमालय का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय और अंत में महान हिमालय। एकदम सही। अगर हम मैदानों से तिब्बत की तरफ जाएंगे तो ऊंचाई के आधार पर यही क्रम मिलेगा। अब कश्मीर वापस चलते हैं एक खास चीज के लिए। प्रश्न 15 है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? उत्तर है कश्मीर हिमालय में। ये करेवा क्या होता है? प्राचीन काल में कश्मीर घाटी एक विशाल झील थी। जब पानी बह गया तो पीछे झील की तली का उपजाऊ मलबा और हिमनद निक्षेप रह गया। इसी ऊंचे पठारी हिस्से को करेवा कहते हैं। अच्छा, तो विश्व प्रसिद्ध केसर और सेब की खेती इसी मिट्टी पर होती है? बिल्कुल, ये बहुत ही खास खनिज वाली मिट्टी है। गजब है। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है? बहुत ही सीधा सा उत्तर है हिमालय का। हाँ, ये हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। और अब सबसे नए पर्वत से सीधे सबसे पुराने पर्वत की ओर चलते हैं। प्रश्न 17, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर है अरावली। अरावली लगभग 2 अरब साल पुरानी है। सोचिए, ये 4 राज्यों में फैली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है। मतलब जब हिमालय था भी नहीं, तब अरावली एक विशाल पर्वत हुआ करता था। हाँ, और अब घिसकर बहुत छोटा रह गया है। अब प्रश्न 18 पर नजर डालते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? उत्तर है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इस क्रम को याद रखने से दिमाग में हिमालय का एक बढ़िया नक्शा बन जाता है। सही बात है। अब उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण भारत चलते हैं। प्रश्न 19 है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? उत्तर है नीलगिरी पहाड़ी पर। हाँ, नीलगिरी एक जंक्शन की तरह है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोड्डा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और प्रश्न 20 में पूछा गया है कि कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? उत्तर है केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर। बिल्कुल, और मसालों के लिए मशहूर इन पहाड़ियों के पास ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, और वही हमारा प्रश्न 22 भी है। पर उससे पहले प्रश्न 21 देख लेते हैं। रेजिडुअल पर्वत मतलब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? उत्तर है अरावली। हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, घिसकर बचा हुआ पर्वत। बिल्कुल। और अब प्रश्न 22, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर है अनाईमुड़ी। एकदम सही, ये 2695 मीटर ऊंची है। अब प्रश्न 23 में कंफ्यूजन दूर किया गया है। पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, और उत्तर है मांडव पहाड़ियां, महाराष्ट्र। ये गलत सुमेलित क्यों है? क्योंकि मांडव पहाड़ियां मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, ना कि महाराष्ट्र में। समझ गया। और महाराष्ट्र की बात करें तो प्रश्न 24 है अजंता पर्वत श्रेणी
कितने राज्यों में है? उत्तर है कि यह केवल एक ही राज्य यानी महाराष्ट्र में फैली है। हाँ, अरावली या सतपुड़ा की तरह ये कई राज्यों में नहीं जाती। ठीक है। अब प्रश्न 25 देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? उत्तर है सह्याद्री। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली ऊंची दीवार की तरह है जो मानसून को रोककर बारिश कराती है। अब पर्वतों की बात हो रही है तो प्रश्न 26 भी देख लें। गोसाई थान कहाँ अवस्थित है? उत्तर है कि यह भारत में अवस्थित नहीं है। हाँ, गोसाई थान जिसे शिशा पांगमा भी कहते हैं, वो पूरी तरह से चीन या तिब्बत में आता है। कामेत और नंदा देवी भारत में है। सही है। अब इंसान के जज्बे की बात। प्रश्न 27। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है? उत्तर है संतोष यादव। हाँ, 1992 और 1993 में लगातार। हालांकि पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी 1984 में। बहुत ही प्रेरणादायक है। अब घाटियों की ओर लौटते हैं। प्रश्न 28 है, कुल्लू घाटी किन के बीच अवस्थित है? उत्तर है धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अब हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल। प्रश्न 29। पालघाट दर्रा किनके मध्य स्थित है? उत्तर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। जी, पश्चिमी घाट को पार करने के लिए ये प्राकृतिक रास्ते, जिन्हें दर्रे कहते हैं, बहुत जरूरी हैं। पालघाट केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें तो थालघाट, भोरघाट, फिर पालघाट और सेनकोट्टा आते हैं। अरे वाह, क्या बात है।